नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसके हमने 2 पार्ट कर दिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। उससे संबंधित हमने 50 प्रश्न पहले ही कर दिए हैं और आज हम उससे आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। दूसरा है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तीसरा, शिलालेख और साहित्य इतिहासकारों का प्रकाशन या अप्रकाशित रचनाएं। तो देखिए, इन ऑप्शन से देखो हमें ये पता लग गया है कि किसी भी चीज़ का जो मौखिक उल्लेख है वो हमारे पास इतिहास लेखन का आधार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। और ये जो है डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया था 2018 में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी जो सामग्रियां हैं वो साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। देखिए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बिल्कुल है। हिंदी साहित्य का आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए, हमने जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने किया था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। हम देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है हमारे पास 1940। बाकी हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी 1952 ही इसका प्रकाशन वर्ष है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये भी यही हो गया हमारे पास, हमने कर दिया 1940 में भूमिका, 52 में उद्भव और विकास और 52 में ही हमारे पास हिंदी का साहित्य का आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। तो हमारे पास पूछा हुआ है आदिकाल का समय, वो भी शुक्ल के अनुसार। तो शुक्ल ने जो है, ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो शुक्ल ने जो है आदिकाल का जो समय माना है वो माना है संवत, विक्रमी संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1375 तक, ठीक है। अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए हमने -57 करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ईस्वी, अगर हम कभी कभी हमसे ईस्वी में भी पूछा जाएगा तो ईस्वी में जो है रामचंद्र शुक्ल ने 993 से लेकर 1318 तक का जो समय माना है वो आदिकाल का माना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है डीएसएसबी पीजीटी में भी, केबीएस पीजीटी में भी, यूपी पीजीटी में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्यान देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक था और शुक्ल ने हिंदी के 900 वर्षों के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न भी कि शुक्ल ने जो है 900 वर्षों के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा था। ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटा था। तो 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटा हुआ था। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा था, 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत, फिर पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल यानी कि जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो इनका जो समय सीमा है वो ये है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस
भाषा में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा गया है भाषा। तो इसकी जो भाषा है, इसके जो लेखक है हमारे पास, ठीक है, इसके लेखक है गारसा दा तासी जी, ठीक है। गारसा दा तासी कौन थे हमारे पास? एक फ्रेंच विद्वान थे। तो इनकी जो भाषा है वो भी हमारे पास फ्रेंच ही हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गारसा दा तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1839 तथा दूसरा है हमारे पास 1847 में हुआ था। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त है, ठीक है जी। तो वो जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ था। वाकितासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार पद्धति में ही किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो आदिकाल नाम किसने दिया हुआ है? तो वो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है जी। देख लेते हैं हम। देखिए जो सिद्ध सामंत काल है वो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है आदिकाल को, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह साहित्य के संदर्भ में किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश ये हमारे पास कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है जी। देख लीजिए, आते हैं हम आगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संबंध में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध जो हमारे पास आ जाते हैं महत्वपूर्ण विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और ये जो है हिंदी साहित्य का जो काल है द्विवेदी युग का जो नाम है, नामकरण है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? ये बात हो रही है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन जो काल क्रमानुसार पद्धति है उसका भी हम प्रयोग किया था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है, देखिए, चारण काल 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। पूछा जाता है कि 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे कहा है? तो भक्ति काल को कहा हुआ है, ठीक है। नाम दिए हैं इन्होंने इस प्रकार से ही नाम दिए हैं। देखो, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार हो गया, तुलसीदास। देखो नाम के आधार पर भी इन्होंने जो है, कवियों के नाम के आधार पर भी इन्होंने नामकरण किया है। रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरीके से जो है काल विभाजन हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ये हमारा हो गया, ये वाला प्रश्न हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और देख लीजिए, शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये आते हैं हमारे पास नंद दुलारे बाजपेयी जी, ठीक है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी की जो रचयिता है, ये जो रचना है वो हमारे पास नंद दुलारे बाजपेयी जी की है। ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे बाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जैसे जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, आधुनिक साहित्य अलग है, प्रेमचंद अलग है, नई कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास दिया है तो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता, एक मिनट, हाँ जी, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हुई हैं। नामवर सिंह की आलोचनाएं देख लेते हैं हम लोग। कविता के नए प्रतिमान, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दूसरी परंपरा की खोज, साहित्य और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और आलोचक के मुख से आदि। तो नामवर सिंह की जो सारी आलोचनाएं हैं वो भी सभी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ही पिछली परीक्षाओं में भी हमने देखी है। चलिए, कविता कौमुदी की अगर हम बात करें, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो वो आते हैं हमारे पास राम नरेश त्रिपाठी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता रामनरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों सोहर, कजरी, विरह, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य भी लिखे हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी ये 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का इसमें संकलन हमें देखने को मिलता है कविता कौमुदी में। ठीक है, चलिए। मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, केशव बिहारी, देखिए सुखदेव बिहारी हो गए, श्याम बिहारी हो गए, गणेश बिहारी हो गए और केशव बिहारी। तो इनमें से जो नहीं है हमसे पूछा गया है, तो केशव बिहारी नहीं है, जबकि गणेश बिहारी जी है, श्याम बिहारी जी भी है और सुखदेव बिहारी जी भी है। देखिए ये भी हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे भी ध्यान से देख लीजिए। तो मिश्र बंधुओं में देखो गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र, इंपॉर्टेंट है ये भी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन सा है? गद्य लेखक पूछा गया है, तो ये मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ जी ही है। ये भी पिछली परीक्षा में पूछा गया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है, और गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से भी संपादित किया है। बाकी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना, तो वो आते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमसे जो है पूछा गया, और हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का ये प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो ये आते हैं हमारे पास, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? तो वो आते हैं हमारे पास शिव सिंह सेंगर जी। ठीक है, शिव सिंह सेंगर जी आ जाते हैं। हाँ जी, कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर जी। तो देख लीजिए, वैसे तो हमारे पास आते, देखो विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग आप कह सकते हो 838 कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 में लिखा, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास शिव सिंह सरोज आ जाएगा। ठीक है, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या था? तो शिव सिंह सरोज का जो हमारे पास रचनाकाल है वो था हमारे पास, इसमें ऑप्शन यहाँ पर कट चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारे पास वो है 1883। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी हमने पीछे कहा था कि 1883 में जो है शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ था, उसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो 1883 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक सीमित रखा? ठीक है जी, तो किसने जो है अपना जो लेखन है वो सिर्फ गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हमारे पास कौन है? प्रेमचंद जी ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, शुक्ल और नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में कार्य किया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवीएस पीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश को सबसे पहले जो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी जो कहानी है उसने कहा था। ठीक है, ये उसने कहा था कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है, और इसे आगे हम कहते हैं कि इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है, और कछुआ धर्म और मारिसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक कथन है हमारे पास दिया हुआ शुक्ल जी का। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास
कि आदिकाल के किस प्रकरण में हैं। देखो बहुत डीपली प्रश्न है, ये पूछा गया है किस प्रकरण में ये वाला कथन है, और ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, प्रकरण 4 में ये वाला कथन शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो समय सीमा मानी हुई है, देखिए ये हमने जो है कर दिया था पीछे। ठीक है जी, हमें पता है। अगर हम बात करेंगे विक्रमी संवत की, तो विक्रमी संवत में वीर गाथा का, देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि वीर गाथा काल जो है नाम शुक्ल ने आदिकाल को दिया था, उसका जो समय था संवत में विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी शब्द सागर संपादित जो ग्रंथ है वो है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, एक मिनट, हाँ जी, वो किसका है हमारे पास आते हैं। तो किसने संपादित किया था हिंदी शब्द सागर, तो आता है हमारे पास राइट आंसर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने ही किया हुआ है। और हिंदी शब्द सागर का भी तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं ये। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक ये भी हमने कर दिया है, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए पूछा गया प्रश्न है ये भी। इस्तवार द लाल इतरेतुर एंदु हिंदुस्तानी किसकी रचना है, तो ये है हमारे पास गाथादा तासी की रचना। देखिए अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात माने या फिर आरंभ माने, वो गारसदा तासी जी से ही होता है। तो गारसदा तासी जी का जो ग्रंथ है वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास था। ठीक है। इसका जो हमने अभी जाना, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आता है हमारे पास 1839। ठीक है। दो भाग थे, एक 39 में, एक 47 में, 1847 में था। ठीक है। फिर यहीं पर अगर हम बात करें उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी का हो गया, ठीक है, 1883। उसके बाद हमारे पास ग्रियर्सन जी का 1888 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस्तवार द लालित्रेतु रेंदु हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसदा तासी ने की, और गारसदा तासी फ्रेंच विद्वान थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में है, ये देखो हो गया, और तीसरा संस्करण भी हुआ था इसका 1871 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है तासी ने ही किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के अनुवाद किसने किया है, यहाँ पर अनुवाद की बात कर रही है, हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। हमने पिछली क्लास में जाना था जो इस्तवार द लालित्रेतुर एंदु हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए इसमें भी हमारा ये भी हमने कल कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं, तो ये आता है हमारे पास पादरी एडविन ग्रीव्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने, एडविन ग्रीव्स ने अंग्रेजी भाषा में ये वाला जो ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा हुआ है। ठीक है जी। 1917 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति के सही लेखक, देखिए इस पंक्ति के सही लेखक आते हैं हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है, ये हमारे पास शुक्ल जी की पंक्ति है, रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी। शुक्ल जी की ये पंक्ति है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप जो हमारे पास दिया हुआ है वो किसने दिया है, तो व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है हमारे पास वो जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है, उनके जो ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा है, तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल
डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, नंदलाल बाजू या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम कहा था, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। जबकि शुक्ल जी ने भी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नाम दिए हुए थे। इनके द्वारा जो किया गया वो विभाजन था वो इस प्रकार है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला के जो लेखक आते हैं वो है हमारे पास श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी इसके लेखक हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारे पास वो है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक आते हैं हमारे पास फ्रैंक ई के। कभी कभी हमें दिया होता है एफ ई के, ठीक है, एफ ई के भी दिया होता है, तो याद रखना है एफ ई के की जो का जो इतिहास ग्रंथ है वो है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है जी, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज के प्रश्न यहीं पर होते हैं, बाकी हम अब इससे आगे जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न लाएंगे। बाकी अगर आपने हमारे ये पिछले 2 पार्ट नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, और अगर आपने हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।